आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राजकोषीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म के एक बेहद दिलचस्प और अहम हिस्से की। जरा सोचिए, इतना विशाल देश, इतनी विविधता, इतने सारे अलग अलग राज्य, इन सबको एक ही आर्थिक धागे में कैसे पिरोया जाता है? खजाने का बंटवारा कैसे होता है? चलिए, आज हम भारत के संविधान द्वारा तैयार किए गए एक मास्टर ब्लूप्रिंट और उस संस्था को डिकोड करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को बैलेंस में रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वित्त आयोग की। इस पूरी चर्चा को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले समझेंगे इस संतुलन चक्र को, फिर देखेंगे कि इस आयोग का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद बात होगी वित्तीय हिस्सेदारी यानी पैसों के बंटवारे की। फिर हम जानेंगे इसकी सलाहकार भूमिका की असली सच्चाई और आखिर में नजर डालेंगे इसके दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर। तो चलिए, बिना किसी देरी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं और दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संतुलन कार्यों में से एक का बेस समझते हैं। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही उठता है कि जब केंद्र सरकार पूरे देश से टैक्स वसूलती है, तो उस बड़े से खजाने को वापस राज्यों में कैसे बांटा जाए? ये कोई मामूली काम नहीं है। ये सुनिश्चित करना बहुत बड़ी चुनौती है कि केंद्र के पास भी देश चलाने के लिए भरपूर पैसा हो और साथ ही हर एक राज्य को भी उनका सही हक मिले ताकि वे अपनी लोकल ज़रूरतें पूरी कर सकें। सच कहूँ तो ये एक बहुत ही नाजुक सा गणित है। और हमारे भारतीय संविधान ने इस चुनौती का सीधा और सटीक जवाब दिया है अनुच्छेद 280 के जरिए। ये अनुच्छेद एक खास अर्धन्यायिक निकाय यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी की स्थापना करता है जिसे हम वित्त आयोग कहते हैं। इसका मुख्य काम ही केंद्र और राज्यों के बीच इस नाजुक पैसे वाले रिश्ते को मैनेज करना है। इसे राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र या बैलेंसिंग व्हील कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यही वो पहिया है जो सुनिश्चित करता है कि आर्थिक ताकत सिर्फ किसी एक जगह इकट्ठी ना हो जाए, बल्कि पूरे देश के ढांचे में बिल्कुल बराबर और सही तरीके से बहे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आइए देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था आखिर बनाई कैसे जाती है। नियम ये है कि भारत के राष्ट्रपति आमतौर पर हर 5वें साल इस आयोग का गठन करते हैं। वैसे अगर जरूरत पड़े तो इसे 5 साल से पहले भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये 5 साल का ही नियम क्यों? असल में ये बहुत ही रणनीतिक है। अर्थव्यवस्थाएं कोई ठहरी हुई चीज तो है नहीं, वो लगातार बदलती रहती हैं। इसलिए ये 5 साल का नियम सुनिश्चित करता है कि आयोग देश के बदलते आर्थिक हालात के हिसाब से काम करे और वित्तीय बंटवारे के नियम समय समय पर ताज़ा होते रहें। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है संसद द्वारा तय की गई इनकी एकदम सख्त योग्यताएं। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के पास पब्लिक अफेयर्स का अच्छा खासा तजुर्बा होना चाहिए। लेकिन जरा उन 4 सदस्यों की क्वालिफिकेशंस देखिए। एक सदस्य का हाई कोर्ट का जज होना जरूरी है ताकि सारे फैसले कानूनी तौर पर एकदम सही और निष्पक्ष हों। दूसरा व्यक्ति सरकारी वित्त का एक्सपर्ट होना चाहिए। तीसरा प्रशासन और फाइनेंस का अनुभवी, और चौथा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का धुरंधर होना चाहिए। मतलब जब देश के खजाने का बंटवारा हो रहा हो तो कानून, इकोनॉमी, प्रशासन और अकाउंट्स हर एक एंगल अच्छी तरह से कवर होना चाहिए। चलिए, अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स की टीम तो बन गई, लेकिन अब समझते हैं कि रोजमर्रा के कामों में उनकी असल जिम्मेदारी क्या होती है। इनका पहला और सबसे बड़ा काम होता है टैक्स से होने वाली कुल कमाई के बंटवारे की सिफारिश करना। इसे एक बड़ी सी फाइनेंशियल पाई या केक की तरह समझिए। आयोग ये तय करता है कि इस पाई का कितना बड़ा टुकड़ा केंद्र सरकार रखेगी और कितना टुकड़ा सारे राज्यों के बीच बटेगा। और बात यही खत्म नहीं होती। आयोग ये भी तय करता है कि राज्यों के उस हिस्से में से भी किस विशिष्ट राज्य को कितना प्रतिशत मिलेगा। टैक्स का ये केक बांटने के अलावा भी आयोग का काम काफी व्यापक है। ये उन उसूलों को तय करता है जिनके आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान या ग्रांट्स दिए जाते हैं। इसके साथ ही ये राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्ट के आधार पर लोकल पंचायतों और नगर पालिकाओं के फंड्स को बढ़ाने के तरीके भी सुझाता है। और अगर राष्ट्रपति जी कोई और वित्तीय मामला इन्हें सौंप दे तो उस पर भी अपनी विशेषज्ञ राय देता है। तो देखा जाए तो इनका काम राष्ट्रीय स्तर से शुरू होकर बिल्कुल जमीनी स्तर यानी पंचायत तक पहुंचता है। इतिहास के पन्नों से एक बड़ा ही रोचक फैक्ट भी है। 1960 से पहले इस आयोग ने एक बहुत ही खास जिम्मेदारी भी निभाई थी। संविधान लागू होने के शुरुआती 10 सालों में आयोग ने असम, बिहार,
ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ पूर्वी राज्यों को जूट के एक्सपोर्ट पर लगने वाले शुल्क के बदले में एक अस्थायी ग्रांट देने का सुझाव दिया था। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे शुरुआती दौर में कुछ खास क्षेत्रों की विशिष्ट आर्थिक जरूरतों को भी इसी आयोग के जरिए हैंडल किया गया था। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, इनकी सलाहकार भूमिका की सच्चाई। इस पूरी चर्चा का सबसे हैरान करने वाला पहलू अब सामने आता है। इतनी बड़ी अर्धन्यायिक संस्था, इतने सारे एक्सपर्ट्स, लेकिन हकीकत ये है कि वित्त आयोग की सिफारिशें केवल एक सलाह होती हैं। जी हाँ, ये भारत सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आयोग की रिपोर्ट राज्यों को पैसा पाने का कोई कानूनी हक नहीं देती। इन सिफारिशों को लागू करना है या नहीं, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है ना ताज्जुब की बात? इस बात को चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार के एक बयान से बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि चूंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसके अर्धन्यायिक होने की उम्मीद की जाती है, इसलिए भारत सरकार को इसकी सिफारिशों को तब तक खारिज नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई बहुत ही ठोस कारण ना हो। और यही बात आयोग की ऊंची हैसियत और उसकी सलाहकारी सच्चाई के बीच के तनाव को दिखाती है। भले ही सरकार के पास इन्हें ठुकराने का कानूनी हक है, लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र के लिए यही बेहतर माना जाता है कि बिना किसी बेहद गंभीर कारण के इन एक्सपर्ट्स की सलाह मान ली जाए। और ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो सरकारें आमतौर पर इनका सम्मान करती ही आई हैं। वैसे इतिहास में संस्थागत टकराव की वजह से ये मामला थोड़ा और उलझ गया था। एक समय था जब वित्त आयोग, जो कि पूरी तरह से एक संवैधानिक बॉडी है, उसके काम को पूर्व योजना आयोग के उभरने से काफी हद तक दबा दिया गया था। योजना आयोग का संविधान में कोई जिक्र नहीं था, लेकिन फिर भी संघीय वित्तीय बंटवारे में उसका दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। डॉक्टर राजमन्नार ने इन दोनों संस्थाओं के बीच होने वाले इस टकराव और कन्फ्यूजन को प्रमुखता से उठाया था, जिसने लंबे समय तक केंद्र और राज्यों के वित्तीय रिश्तों पर गहरा असर डाला। और अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इसके ऐतिहासिक सफर पर एक तेज नजर डालेंगे। आजाद भारत के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक की टाइमलाइन को देखें। 1951 में श्री केसी नियोगी के नेतृत्व वाले पहले आयोग से लेकर 2013 में YV रेड्डी की अध्यक्षता वाले 14वें आयोग तक एक बात बिल्कुल साफ है, यह एक लगातार चलने वाली, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। हर कुछ सालों में देश के सबसे बेहतरीन दिमाग एक साथ बैठते हैं, नए डेटा को खंगालते हैं और देश के संसाधनों को बांटने के नए नियम तय करते हैं। ये निरंतरता ही भारत के लोकतंत्र और इसके संघीय ढांचे की सबसे बड़ी ताकत है। अब अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके सोचने के लिए, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है और राज्यों की आर्थिक जरूरतें और भी पेचीदा होती जा रही हैं, क्या एक ऐसा निकाय जिसकी भूमिका मूल रूप से सिर्फ एक सलाहकार की है, भविष्य में भी इस विशाल संघीय धन को संतुलित करने का भारी दबाव झेल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं को आने वाले कई दशकों तक सोचने पर मजबूर करेगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।